हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सियास एकेडमी। तो हर रोज़ की तरह ही आज भी हम जो भी न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहे हैं वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे रेलेवेंट है और हमारा जो भी सिलेबस है उसको कैसे कनेक्ट कर रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दो चार चीज़ों का और एडिशन किया गया है। जैसे हम पहले तो मेंस के क्वेश्चन इसमें देते ही थे कि पास्ट ईयर में कैसे मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी के साथ अभी हम आपको प्रोबेबल क्वेश्चन भी बना के दे रहे हैं, जो जैसे कि जिसको मॉक क्वेश्चंस कहा जाता है। ओके, तो हम इसी में इसका एडिशन कर रहे हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस का, और उसी के साथ आज इसमें प्रीलिम्स प्रोबेबल क्वेश्चन का भी एडिशन किया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं 18 जनवरी का क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर आर्टिकल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसीज ऑन इंडियाज एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। सो जो नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं, प्रेसिडेंट चुन के आए हैं यूएस के, तो उनका जो भी ट्रेड पॉलिसीज है, ओके, जो भी ट्रेड पॉलिसीज है, टैरिफ पॉलिसीज है, वो कैसे हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको इम्पैक्ट करेगा, हम उसके रिगार्डिंग ये सभी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, ये जो टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसका सब टॉपिक है इंडिया यूएस रिलेशन, तो ये जो भी टैरिफ का एक मुद्दा है, ये दोनों देश के बीच जो हमारा ट्रेड रिलेशन है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा और एग्रीकल्चर के ऊपर इसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा, तो वो जानना हमें जरूरी हो जाता है। तो कौन से की इश्यूज है इन इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। ओके, तो इंडिया से रिलेटिवली हाई टैरिफ ऑन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट फ्रॉम द यूएसए, तो हम हाई टैरिफ रखते हैं। तो हमारा हाई टैरिफ रखने का जो रैशनल है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर फ्रॉम हाईली सब्सिडाइज यूएस प्रोडक्ट्स। ओके, ताकि हमारा जो भी डोमेस्टिक एग्रीकल्चर है उसको हम यूएस के जो सब्सिडाइज प्रोडक्ट है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना। उसके बाद हमें इसी के रिगार्डिंग ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो डब्ल्यूटीओ रिलेटेड डिस्प्यूट है, ओके, एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बोल के है, तो वो क्या है ये सब जानना जरूरी हो जाता है। ओके, उसके बाद एक बॉक्स मैकेनिज्म है, जैसे ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है, ये भी हमें समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, तो इसके बाद क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूएसएस रेसिप्रोसिटी पॉलिसी ऑन इंडिया ट्रेड रिलेशन, तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एनालाइज हाउ इंडियाज एग्रीकल्चरल पॉलिसीज अलाइन विद इट्स कमिटमेंट्स अंडर डब्ल्यूटीओ रूल्स, तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। और पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन के लाइन पे ही सेट किया गया है। तो यहाँ पे भी पास में डब्ल्यूटीओ के कमिटमेंट्स के बारे में पूछा गया है। ओके, चैलेंजेस इन इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन के बारे में पूछा गया है, सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया है कि कैसे जो टाई है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, आइए देखते हैं अगला इसी टॉपिक से रिगार्डिंग और क्या है। ओके, तो इसमें फिर हमें देखना होता है कि आपका इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 सब टॉपिक जैसे एग्रीकल्चर एंड ट्रेड है, तो इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्या होगा। ओके, तो जो टैरिफ वार है उसको लेके इंडियन फार्मर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी के ऊपर कैसा कंसर्न रहेगा। ओके, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। और उसके बाद जो डंपिंग का एक इशू है, डंपिंग प्रैक्टिसेस, उसका क्या कंसर्न रहेगा। ओके, और प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर में, और पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो हमारे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस है ना वो पास्ट क्वेश्चंस के लाइन में ही है, ऐसे नहीं है कि हमने ये खुद से मतलब सेट कर लिया है। इसको पास्ट क्वेश्चन के बेसिस पे ही इसको सेट किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बट मेक श्योर कीजिए कि आपका जो पूरा फाउंडेशनल लर्निंग है वो कंप्लीट है, तभी आप इन सभी क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। और इसके बाद ये जो टॉपिक है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सब टॉपिक जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, ओके, बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेड रिलेटेड बातें पूछी जा सकती है। तो नॉन टेरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, ओके, फिर आपके फाइटोसैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं, ये सभी हमें जानने जरूरी होता है। इंडिया इसको कैसे डिफेंड कर रहा है,
इसको भी जानना जरूरी हो जाता है। और उसी के रिगार्डिंग क्या है, प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हमने रख दिए हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे रोल ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर शेपिंग ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज। ओके, उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बायोटेक्नोलॉजी affect its trade relation। ओके, और पास्ट ईयर में भी आप देख सकते हैं कि सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है, व्हाट आर द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ओके, इसका क्या इम्पैक्ट है ऑन ग्लोबल ट्रेड। तो ऐसे जो टॉपिक है ये सारे प्रोबेबल टॉपिक है जो अभी न्यूज़पेपर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका रूरल लाइवलीहुड और माइग्रेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा यूएसए का ट्रेड टैरिफ पॉलिसीज का हमारे रूरल लाइवलीहुड के ऊपर। ओके, तो ये सभी चीजें हमें क्या है एक सिंक में पढ़नी होंगी। ओके, इसी के साथ हमें जो H1B बी वीजा है, ओके, वो कैसे अफेक्ट करेगा इंडिया के जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको। ओके, तो ये सभी चीजें अगेन हमारे सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट करेगी, ये चीजें हमें पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। तो प्रोबेबल क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ओके, तो 2 क्वेश्चन है, आप इसको घर में ट्राई कीजिए। और सिमिलर क्वेश्चंस पास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट है इंडिया के रूरल इकोनॉमी के ऊपर, तो ये आपको समझ के लिखना होगा। ओके, फिर मेंस पेपर 22 में एनालाइज द रोल ऑफ माइग्रेशन पॉलिसीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो माइग्रेशन पॉलिसीज का इंटरनेशनल रिलेशन में कैसा रोल रहेगा वो एनालाइज करने के लिए 22 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 4 के लिए। तो सब टॉपिक एथिक्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो एथिकल डायमेंशन डायलेमास क्या क्या है ट्रेड पॉलिसीज में। ओके, कैसे हम फेयरनेस ला सकते हैं टैरिफ इम्पोजिशन के ऊपर। ओके, क्या एथिकल कंसिडरेशन रहेंगे इन बैलेंसिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। ओके, और इसी में प्रोबेबल क्वेश्चंस भी दे दिए गए हैं जो आप मॉक क्वेश्चन बोलते हैं, जो हम बिफोर मेंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अभी भी अगर आप रेडी है, ओके, आपका जो भी कोर सब्जेक्ट है वो क्लियर है, तो आप ये सभी क्वेश्चंस घर में ट्राई कर सकते हैं। ओके, जैसे डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन ट्रेड नेगोशिएशंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, इसमें WTO का अगेन क्या रोल है, ओके, कौन से डिस्प्यूट्स पेंडिंग है, ये सब चीजें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आज से एक नया एडिशन रहेगा और वो है आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन हम इसमें एडिशन करते रहेंगे। तो आप ये जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उनको ट्राई कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमी जीएस पेपर 1 के लिए कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ट्रेड एंड टैरिफ को लेके। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कंसीडर करने हैं और करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इंडिया यूएस ट्रेड के ऊपर भी पूछा जा सकता है, जैसे विथ रेफरेंस टू इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, 4 ऑप्शंस में से आपको ढूंढने हैं। ओके, तो ये आप खुद से कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसमें हमने आंसर की भी ऐड कर दिए हैं, लेकिन आप पहले आंसर की को मत देखिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर की को देखिए। ओके, उसके बाद है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, सब्सिडी एंड ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे सब्सिडी डंपिंग ऑफन डिस्कस्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू, तो सब्सिडी डंपिंग का क्या अर्थ होता है ये आपको लिखना होगा, इसमें से ढूंढना होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी रिलेटेड WTO रूल्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर द हाईएस्ट एग्रीकल्चरल टैरिफ a country can impose without violating commitments are known as, तो क्या ये जो भी टैरिफ है उसको क्या नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ढूंढ के निकालना है 4 ऑप्शन में से। ओके, नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडिया डिफेंड्स इट्स हाई टैरिफ ऑन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट प्राइमरीली फॉर, ओके, तो किस चीज के लिए इंडिया अपने एग्रीकल्चर को डिफेंड करना चाहता है, तो ये आपको इस 4 ऑप्शन में से ढूंढ के निकालना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें हैं बहुत कंसेप्चुअल है। ओके, आजकल का जो प्रीलिम्स है
एपीएससी हमारा स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी, तो बहुत पहले से ही क्या है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रही है। ओके, तो फैक्ट के साथ साथ ही हमें जो अपना कॉन्सेप्ट है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, सारे फैक्ट हमें ऐसे याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्रेड के ऊपर, ये भी आप अटेम्प्ट कीजिए। रेसिप्रोसिटी इन ट्रेड क्या होता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में इंडिया यूएस एग्रीकल्चरल ट्रेड के ऊपर पूछा गया है, तो इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। आंसर कीज हमने इंक्लूड कर दी है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद आंसर की देखिएगा। नेक्स्ट है रीडिफाइन कैंपस कंपनी सक्सेस। ओके, तो ये कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर आर्टिकल आया है, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो रीथिंकिंग कैंपस प्लेसमेंट सिस्टम। ओके, तो कैंपस प्लेसमेंट सिस्टम में कौन कौन सी खामियां हैं उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सब टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड यूथ। तो एजुकेशन में कौन से हमारे इश्यूज हैं, ओके, उसके वजह से यूथ क्या कैसे सफर कर रहे हैं, तो वो सभी चीजों को हमें समझना जरूरी हो जाता है। की इश्यूज हाईलाइटेड, जैसे राइजिंग स्टूडेंट स्ट्रेस, स्टूडेंट का जो स्ट्रेस है, बर्नआउट है, वो दिन ब दिन बढ़ता कैसे जा रहा है। ओके, और कैंपस प्लेसमेंट कैसे उसको और इंक्रीज कर रहा है, वो हमें समझना जरूरी हो जाता है। सोसाइटल प्रेशर क्या होता है, ओके, स्टूडेंट कैसे सोसाइटल प्रेशर में आ जाते हैं, और आपका जो फैमिली प्रेशर है वो कैसे जो भी स्टूडेंट है उनको आपका डिप्रेशन में धकेलते हैं। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। फिर नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फोकस ऑन प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स क्या है, वो सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन में आप ये हमने आपको रेडी कर दिया है, तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ओके, और खुद से भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो प्रीवियस ईयर में क्या है, इसी सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एग्जामाइन द चैलेंजेस फेस बाय द एजुकेशन सेक्टर, तो एजुकेशन सेक्टर में कौन से चैलेंजेस है। ओके, प्रोमोटिंग मेंटल वेलबींग, तो देखा गया है कि हमारे एजुकेशन में क्या होता है, जो मेंटल वेलबींग है उसमें बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर में रहते हैं, सुसाइड का जो रेट है वो बढ़ रहा है। तो इनको क्या है, टेकल करना है थ्रू एजुकेशन सेक्टर, लेकिन उसके लिए एजुकेशन में क्या है, रिफॉर्म्स लाने होंगे जो कि मेंटल वेलबींग में फोकस करेगा। ओके, इसके बाद देखिए मेंस 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू क्वालिटी एजुकेशन। फिर से क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। इन इंडिया सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया 17 में, फिर 20 में। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिटी हमारे देश में जितना होना चाहिए एक्सपेक्टेशन से कम है, तो उसको कैसे ठीक करना है, इसके ऊपर आप फ्यूचर में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये जीएस पेपर टू गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज ली गई है, कौन से इंटरवेंशंस लिए गए हैं, तो कौन से रेलेवेंट पॉलिसीज है वो आप इसमें देख सकते हैं। फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन इसमें फिर से मेंशन कर दिए गए हैं, और पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि हमारा स्लाइड बहुत ज्यादा बड़ा है, ओके, बहुत मेहनत करके हम ये सभी चीजें प्रिपेयर करते हैं आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा मेहनत अपने और से करना होगा। ओके, अपने एंड से थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि सभी चीजें हमने आपको होलिस्टिक वे में कैसे कनेक्टेड है वो समझा दी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है, सब टॉपिक एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, चैलेंजेस क्या है एम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयबिलिटी में। ओके, कैसे मिसमैच है हमारे स्किल्स में। ओके, स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस क्या है, इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो हम समझ सकते हैं। कैसे इसको कोलैबोरेट करना है वो हमें समझना जरूरी हो जाता है। प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन फिर से दे दिए हैं, ये आप मॉक क्वेश्चन की तरह ही देख सकते हैं, और फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसका ये क्वेश्चंस कितने जरूरी है वही समझाने के लिए क्या किया है हमने ये जो भी पास्ट ईयर मेंस क्वेश्चन है वो भी मेंशन कर दिए हैं, कि जो पास्ट में पूछे गए हैं उसी लाइन में ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, ऐसे ही थीम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें क्या है, थीम वाइज चीजों को समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो एड हॉक मैनर में पढ़ने से अच्छा है कि हम एक क्या है लिंक में पढ़ने की कोशिश करें और उसका जो आर्ट है वो सीखे। ओके,
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो एथिक्स इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो कैसे एजुकेशन में एथिक्स जुड़ा हुआ है, कैसे एम्प्लॉयमेंट में एथिक्स जुड़ा हुआ है, वो चीज हमें देखनी जरूरी हो जाती है, अर्थात क्या एथिकल कंसिडरेशंस है वो। और इसमें प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन भी हमने दे दिए हैं, तो आप इसको घर में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। इसमें फिर से प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमने बना दिए हैं। ओके, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ एंड इन एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो ये सभी आप सॉल्व करिए और हमारे कमेंट बॉक्स, जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर भेजिए। और ये आंसर की है, लेकिन आप इसको बाद में देखिएगा, पहले सोल्यूशन निकाल लीजिए। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री डिवाइडेड ऑन हेल्थ मिनिस्टर्स क्लैरिफिकेशन एंडिंग इंपोर्ट ऑफ रिफर्बिश्ड आइटम। तो ये रिफर्बिश्ड जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, डिवाइसेस है, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उनके ऊपर क्या है, एक बैन लगा दिया गया है। तो इसी बैन के वजह से क्या है, बहुत सारी डिबेट्स छिड़ गई है। तो वो डिबेट्स क्या है, उसी चीजों को समझना जरूरी है, और उसके रिगार्डिंग क्या है, हम मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो डिबेट नहीं पूछेगा, लेकिन हेल्थ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, फिर सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे, टेक्नोलॉजी में कैसे बूस्ट आ सकता है जब हम रिफर्बिश आइटम को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो ये सभी चीजें हमें देखनी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर हेल्थ केयर क्या क्या लिए गए हैं, तो ये देख सकते हैं। तो रिसेंटली जो रिफर्बिश मेडिकल डिवाइसेस को बैन कर दिया गया है, तो ये हम जान सकते हैं इसमें से। ओके, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके, गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया है। ओके, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन, तो कैसे मेंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रोबेबल क्वेश्चंस दिए हैं दो, आप इसको ट्राई कीजिए। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए आप देख सकते हैं कि डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। ओके, फिर से जैसे एजुकेशन सेक्टर में क्या चैलेंजेस है, एजुकेशन के क्वालिटी एनहांसमेंट में क्या चैलेंजेस है, उसी तरह से हेल्थ में क्या है, चैलेंजेस कौन से है, वो देखना जरूरी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जनरल नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको आप अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करें तो इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर इसमें सजेशन, ओके, तो जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के मेंस के क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, कि आपको सोल्यूशंस भी देना होता है, क्योंकि आप कल जब ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो आपका काम क्या होगा, सिर्फ प्रॉब्लम को खोज निकालना नहीं होगा। प्रॉब्लम को खोज निकालने के बाद या फिर प्रॉब्लम दिखने के बाद उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, वो मेंटालिटी भी आपको डेवलप करनी होगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस टू इंप्रूव एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। ओके, फिर देखिए मेंस 2017 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया। तो इसमें क्या कर दिया गया है, एक स्कीम को इंटीग्रेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेक इन इंडिया ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर सेक्टर। तो मेक इन इंडिया कैसे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एज वेल एज जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको बूस्ट कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन इन फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, ये जो भी बैन है उस बैन के वजह से हमारा इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा वो देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, सो इंडियाज इंपोर्ट बिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस इज इंक्रीजिंग। तो इंडिया का मेडिकल इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसमें हमारा क्या है, अगर ये बैन कर दिया गया तो हमारे देश में मेडिकल डिवाइसेस बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, वो हमारे देश में भी बिकेंगे, फिर आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री भी बिकेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा मेडिकल डिवाइसेस में। ओके, तो उससे क्या है, हमारा इनकम जनरेट होगा, जीडीपी बूस्ट होगा। ओके, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें बहुत सारी बेनिफिट है। ओके, शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है। फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ये सभी इसमें दिए गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो भी हम रिफर्बिश्ड सामान लाते हैं, ओके, बाहर देशों से, क्योंकि वो एक इस्तेमाल किया हुआ सामान है, उसको फिर रिपेयर करके नया जैसा कर दिया गया है, लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन है वो ऑलरेडी कम हो चुका है। तो वैसे सामान अगर हम देश में इंपोर्ट करेंगे तो वो कुछ दिन चलने के बाद क्या होगा, खराब हो जाएगा, और खराब होने के बाद वो ई वेस्ट जनरेट करेगा, जो हमारे क्या है, एनवायरमेंट के हेल्थ के लिए बहुत ही मतलब निगेटिव है, ठीक है ना।
तो वो भी एक मुद्दा आ जाता है, ई वेस्ट का एक कंसर्न आ जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो डेवलपमेंट था न्यूज में, वो कैसे सारे चीजों को लिंक कर रहा है, इवन ई वेस्ट का कंसर्न तक भी ये आ रहा है, ठीक है ना। तो वैसे हमें क्या है, हर टॉपिक को समझना जरूरी है। तो प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन कैसे है ये आप देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें हमने आपको क्यों दी है, ताकि आप एक अच्छा कनेक्शन बना पाए। ओके, हमारा काम आपको स्पून फीड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको स्पून फीड करेंगे तो आप कैसे एग्जाम को निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो बिना स्पून फीड के आप कैसे और सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है ना। आप कैसे एक राइट गाइडेंस पा सकते हैं, उसी के लिए हम अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोगों के समक्ष लेके आते हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि सारी चीजों को खोल खोल के समझाए, मतलब जो टॉपिक आया है उसको खोल के समझाए। उसके बजाय क्या करना चाहते हैं हम, कि वो टॉपिक कैसे डिफरेंट हमारे सिलेबस के पेपर से लिंक्ड है, वो समझाना हमारा मेन उद्देश्य है। ओके, आई होप आप सभी समझ पा रहे हैं कि क्यों हम इस चीजों को खोल के नहीं समझा रहे हैं। ओके, हमारे क्लासेस में हम सभी चीजें खोल के समझाते हैं, लेकिन इसमें हम आपको लिंक दे रहे हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब टॉपिक एथिक्स इन गवर्नेंस एंड हेल्थ केयर। ओके, तो फिर ये क्या करता है, हेल्थ को एथिक्स से कैसे लिंक करता है, ठीक है ना। तो एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या है, प्रोबेबल मींस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं हेल्थ और एथिक्स को कनेक्ट करके, वो भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमने प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन कुछ रखे हैं, जैसे हेल्थ केयर पॉलिसीज के ऊपर, ई वेस्ट के ऊपर, ई वेस्ट क्या होता है, ओके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट इसमें आंसर की मेंशन कर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है बूस्ट कंजम्पशन टू रिवाइव स्लोइंग ग्रोथ, आरबीआई बुलेटिन। तो आरबीआई का बुलेटिन ग्रोथ के बारे में, जो हमारा स्लोइंग ग्रोथ है लगभग पास्ट महीनों में, तो उसको कैसे कंजम्पशन के जरिए बढ़ाया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। क्योंकि जब कंजम्पशन बढ़ेगा तब क्या है, डिमांड जनरेट होगी, और जब डिमांड जनरेट होगा तब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जब होगा तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगा तो लोगों के पास और हाथ में पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो लोग फिर खर्च करेंगे, तो उसी तरह क्या है, इकोनॉमी रिवाइव करेगा। तो ये एक लिंक इसमें देखा जाता है। ओके, तो बूस्टिंग कंजम्पशन टू रिवाइव ग्रोथ, तो ये क्या होता है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, उसका कॉन्टेक्स्ट, ये जीडीपी ग्रोथ कैसे स्लो डाउन किया है, ओके, कितना हमने एक्सपेक्ट किया था, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक इंसाइट हम इसमें देख सकते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन क्या है, बहुत कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। और मिडिल क्लास का जो डिमांड इज कंस्ट्रेन्ड बाय फूड इन्फ्लेशन, तो फूड इन्फ्लेशन जो भी मिडिल क्लास है उनका जो डिमांड है वो उसको कैसे कंस्ट्रेन कर रहा है, उसके बारे में ये दिया गया है। क्योंकि जब फूड इन्फ्लेशन होता है तो लोग क्या करते हैं, फूड में जो अपना डिस्पोजेबल इनकम है ज्यादा खर्चा करना पड़ता है उनको, और हाथ में पैसे नहीं बचते हैं, तो वो फूड के अलावा और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका डिमांड होता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर को डिमांड नहीं मिलता है, और जब प्रोड्यूसर को डिमांड नहीं मिलता है तो वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। और वैसे ही क्या होता है, जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट भी ठप हो जाता है। जब एम्प्लॉयमेंट ठप होता है तो लोगों के पास जॉबलेसनेस आ जाती है, इनकम नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, फर्दर डिफरेंट सेक्टर्स में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, हमारे देश के सिक्योरिटी में, हर फील्ड में उसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। ओके, तो ऐसे लिंक करके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस में ही ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा जाता है तो गवर्नमेंट का जो बजटिंग होता है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी का एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं, तो उसके जरिए कैसे इंटरवेंशंस किया जाता है, ओके, टू बूस्ट द ग्रोथ, ओके, और कैसे ग्रोथ को रिवाइव किया जा सके। तो यूनियन बजट का क्या रोल है, ओके, ग्रोथ रिवाइव करने में। फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इसमें दिखा दिए हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे, सोसाइटी के उस पर ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो सब टॉपिक अर्बनाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से हम ये देख सकते हैं। तो कंजम्पशन में कौन से
ट्रेंड देखे गए हैं अर्बन मिडिल क्लास में, रूरल सेगमेंट्स में। ओके, तो ये भी देखना जरूरी हो जाता है। फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। फिर एथिक्स को ये कैसे लिंक करता है, ठीक है ना। तो एथिकल इश्यूज क्या क्या है, जैसे बैलेंसिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल विथ मेजर टू स्टिमुलेट कंजम्पशन। ओके, एड्रेसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थ्रू फिस्कल पॉलिसीज, तो कैसे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस कर सकते हैं थ्रू फिस्कल पॉलिसीज। ओके, जब इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, जब इक्वालिटी आएगा, ओके, सबके लिए काम रहेगा, इनकम जनरेट होगा। ओके, तो क्या है, देश का जो इकोनॉमी है वो वैसे ही बूस्ट करने लगेगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके आगे। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन में हम इकोनॉमी सेगमेंट से ये क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन सेगमेंट से ये क्वेश्चन है। ओके, ग्रोथ स्ट्रेटजी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि एनिमल स्पिरिट क्या है। ओके, तो लोगों का जो एनिमल स्पिरिट है, बहुत ज्यादा खर्चा करने का जो टेंडेंसी है, उसको बढ़ाना है, ताकि लोग क्या करें, और ज्यादा खर्चा कर सके, ताकि डिमांड जनरेट हो सके। ओके, और डिमांड जनरेट होने से ही प्रोडक्शन जनरेट होगी और हमारा इकोनॉमी जो है वो रिवाइव करेगा। तो सभी चीजें क्या है, लिंक है। ओके, देखिए नेक्स्ट है इंडिया रियल ग्रोथ रेट एंड दी फोरकास्ट। तो ये अगेन क्या है, ग्रोथ रिगार्डिंग आर्टिकल ही है। तो जैसे हमारा बजट अभी आने वाला है, ओके, तो इसीलिए क्या है, ये ग्रोथ रिगार्डिंग हम टॉपिक देख रहे हैं। और पास्ट कुछ महीनों से और कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें भी बहुत हड़कंप मची हुई है। इसीलिए क्या है, हमारा जो देश का ग्रोथ है वो बहुत डाउन है। ओके, जितना एक्सपेक्टेड है उससे डाउन है। तो इसीलिए क्या है, कैसे हम मेजर्स ले सकते हैं जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्टेबल करने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें सब टॉपिक अभी जो कुछ मिनट पहले जो टॉपिक देखा उसी के साथ ये लिंक करके भी आप समझ सकते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में फिर से पूछा गया है, इसमें बताया गया है तो कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये आया है, ठीक है ना। फिर की इनसाइट इसमें सारे रख दिए गए हैं, ठीक है, कितना ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ कैसे ड्रॉप हो रहा है, क्यों ड्रॉप हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्टफॉल क्यों देखा जा रहा है। ओके, कितना और गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा नेक्स्ट बजट में, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से कैसे देश में और आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो एंट्री लेंगे। ओके, आपका काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, प्रो साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। फिर प्रोबेबल मींस क्वेश्चन इसमें मेंशन कर दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ओके, फिर है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का बजटिंग क्या होता है। ओके, बजट का जो भी फिजिकल इम्प्लीकेशन है वो क्या है, वो सभी हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर टैक्स बॉयंसी क्या होता है। ओके, जीडीपी के कमने और बढ़ने से टैक्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, फिर इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितने में मेंटेन करना है वो जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा देश में ग्रोथ का मोमेंटम बढ़ेगा। ओके, तो प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन भी दिए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए आप, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ओके, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ओवरऑल जो देश का ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। ओके, तो वो देखना जरूरी हो जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ क्या है, कैसे ग्रोथ इम्पैक्ट करता है। ओके, तो वो चीजें हम देख सकते हैं। फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और एथिक्स को भी ये क्या करता है, लिंक करता है। फिर से हम एथिक्स से ये कैसे लिंक है और उससे रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप एक बार क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग प्रीलिम्स क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ओके, जीडीपी प्रोजेक्शंस के बारे में आईएमएफ ने कितना प्रोजेक्ट किया था फॉर 2025 से लेके 30 तक। ओके, नेक्स्ट 5 साल में हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ है कितना परसेंटेज में रहेगा, और आईएमएफ का प्रोजेक्शन पूछ रहा है। ओके, तो ये आपको बताना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी हम एग्जाम में देख सकते हैं जो थोड़े फैक्चुअल है। तो इस फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी हमें करना होगा। ओके, और इसके लिए हमें क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहने से ये सभी चीजें हम समाप्त कर सकते हैं। ओके, इसमें आंसर कीज भी मेंशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक इंडिया हब फॉर मोबिलिटी सेक्टर। ओके, तो ये अबाउट मोबिलिटी सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, स्पेशली हमारा जो ईवी सेक्टर है उसके बारे में। ओके,
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड इंडियाज विजन टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर मोबिलिटी एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो दिल्ली में हुआ है। ओके तो इसका फोकस एरिया रहा है ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ओके इसके अलावा जो भी हमारे क्लीन फ्यूल्स है जैसे हाइड्रोजन फ्यूल है, बायोफ्यूल है, सोलर पावर है, उसमें भी एम्फेसिस किया गया है। ओके तो की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं तो सभी मेंशन किया गया है। तो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ऑलरेडी है। तो इनमें से और इनमें कितने पैसे और एलोकेट किए गए हैं तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन फिर से मॉक क्वेश्चंस बना दिया गया है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें दिखा दिया गया है। ठीक है ना कि कैसे लॉजिस्टिक्स के ऊपर पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे सेल्फ रिलायंस इन मैन्युफैक्चरिंग पूछा गया है, स्पेशली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सभी क्या है बहुत ही मतलब कंसर्निंग बात है या फिर बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं। ओके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया। ओके फिर आपका एनवायरनमेंट रिगार्डिंग चीजें हो गई, लॉजिस्टिक्स रिगार्डिंग चीजें हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं ये पूछी जा सकती है। तो ये सब हमारा क्या है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके नेक्स्ट जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस कौन से लिए गए हैं, कौन से पॉलिसी इंटरवेंशंस लिए गए हैं, प्रोबेबल्स मेंस क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ओके वो आप देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। तो ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा, आप वहां से कलेक्ट करके इसको डेली का जो पीडीएफ है आप डेली पढ़ लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी हम इस टॉपिक से जान सकते हैं। तो अर्बन एंड रूरल मोबिलिटी को कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए। ओके प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। फिर एथिक्स से इसका क्या रिलेशन है और प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ओके जैसे एथिकल कंसिडरेशन में हम लोगों को ये देखना होगा कि बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर ध्यान देते रहे और एनवायरमेंट को डैमेज कर दिया ओके तो हमारा जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो कुछ साल बाद हमें क्या है डिजास्टर्स फेस करना पड़ेगा। ओके फिर क्लाइमेट चेंज जैसे फेनोमेनन्स देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। ओके वो और भी हार्श हो जाएंगे, तो उन चीजों को हमें टेकल करके ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना, एक ग्रीन डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा। ओके उसके बाद इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू एडवांस मोबिलिटी सॉल्यूशंस अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा। ओके तो ऐसा नहीं है कि जो मोबिलिटी है ओके जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ शहर में ही अच्छा है और गांव में अच्छा नहीं है। तब क्या होगा, हम देश में ग्रोथ इक्वल ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इंडिया में लगभग जो 70% आबादी है वो तो गांव में ही बसती है। ठीक है ना, लगभग 6 लाख गांव है, तो उनको भी देखना होगा। ठीक है ना, तो एक क्या है अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक स्टार्टा हमें इसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है ना, कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, मोबिलिटी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में क्वेश्चन है। तो ओके फिर बैटरी स्टोरेज जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आंसर कीज है इसमें। आगे बढ़ते हैं थ्रेट्स इन गल्फ ऑफ एडेन एंड रेड सी कुड इंक्रीज सेज डिफेंस मिनिस्टर। तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन के बारे में दिया गया है कि कैसे उस एरिया में थ्रेट बढ़ने से ओके इंडियन ओशन रीजन को ये इम्पैक्ट करेगा, और हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या फिर जो रीजन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मैरिटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट्स इंडियन ओशन रीजन आ जाता है। ठीक है ना, हमारा नेवी का जो भी स्ट्रेंथ है वो हमें देखना हो जाता है, कैसे हम सेफगार्ड कर रहे हैं वो समझना जरूरी हो जाता है। फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें मेंशन किए गए हैं। तो अब जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस है जिनका स्टडी बहुत एडवांस लेवल में है, बहुत कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, वो हमारे ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ओके और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आने वाला एग्जाम है वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सिमिलर लाइन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट आप जीएस पेपर जो 2 है इंटरनेशनल रिलेशन, उससे भी इसका लिंक है।
तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में हम लोगों का जो भी इंडिया और नेबरहुड है उनके साथ हमारा मैरीटाइम रिलेशन कैसा है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, ओके, और भी जो भी नियर बाई कंट्रीज है। फिर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, गल्फ ऑफ एडेन का, रेड सी का, ओके, सुएज कैनल का, ओके, ये कैसे एक क्रिटिकल चॉक पॉइंट है जो पूरा जो ग्लोबल ट्रेड है उसको स्टॉप कर सकता है, तो ये चीजें हमें समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि गल्फ ऑफ एडिन, रेड सी होके हम सुएज कैनल से होके मेडिटेरेनियन सी से यूरोप को कनेक्ट करते हैं, फिर उधर से अटलांटिक होके हम यूएसए को कनेक्ट करते हैं, कनाडा को कनेक्ट करते हैं, मैक्सिको को कनेक्ट करते हैं, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। और इसी आर्टिकल के रिगार्डिंग हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी समझना जरूरी हो जाता है। फिर एक हमारा सागर इनिशिएटिव है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। तो ऑल इन दी रीजन मतलब ये जो इंडियन ओशन रीजन है या फिर इंडिया पैसिफिक जो रीजन है उसके बारे में बात किया गया है। प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस देखे गए हैं। आइए देखते हैं अगला। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो रोल ऑफ सिविलियन इन नेशनल सिक्योरिटी। तो सिविलियंस जो भी है उनका भी क्या है, एक अहम रोल रहता है नेशनल सिक्योरिटी में, क्योंकि वो हमारे सिक्योरिटी जो भी एजेंसीज है उनको ग्राउंड लेवल पे मदद कर सकते हैं। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग क्या है ये बात करता है। तो सिविलियन एक्सपर्टीज भी नेशनल सिक्योरिटी में मदद करता है, तो इसका ये भी एक एस्पेक्ट हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, फिर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है और बाकी प्रोबेबल क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं अगला। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड है, इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड क्वेश्चन है, सागर जो है उसके रिगार्डिंग है, गल्फ ऑफ एडिन के बारे में, तो ये सभी स्टेटमेंट में डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेवल सिविलियंस के रिगार्डिंग है। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ नेवल सिविलियंस, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आंसर कीज इसमें है। ओके, आइए आगे देखते हैं। द मल्टीपल लेयर्स ऑफ द गाजा सीज फायर। तो इजराइल और हमास के बीच में जो भी मुद्दा है तो उसको कैसे अभी शॉर्ट आउट करने के ये कगार पे है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ओके, तो जीएस पेपर 2 आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के नेबर में ही वेस्ट एशिया है, ओके, या फिर वेस्ट एशिया को ही मिडिल ईस्ट भी कह दिया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग ये जो भी सीज फायर एग्रीमेंट है इजराइल और हमास के बीच में जो मेडिएटेड किया गया है बाय कतर, ओके, तो इसका इंडिया के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस रहेगा, ओके, मिडिल ईस्ट में क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस रहेगा, ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें कौन से पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस रहेंगे, तो वो समझना जरूरी हो जाता है। ओके, फिर इसमें की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स मेंशन कर दिए गए हैं। ओके, फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस टॉपिक से, और अब आने वाले एग्जाम्स में ये वेस्ट एशिया रिलेटेड एक क्वेश्चन, ओके, फिर आप सेंट्रल एशिया रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपका यूक्रेन और रशिया का वार है वो उसके रिलेटेड रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। ओके, डेमोक्रेसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार, ओके, वहां पे जो भी अपहीवल्स देखे गए हैं उसके रिगार्डिंग, तो ये सभी चीजें क्या है जरूरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड इसका बाकी जो भी डायमेंशंस है वो मेंशन कर दिया गया है। ओके, बाकी इसमें प्रीलिम्स क्वेश्चन मेंशन कर दिए गए हैं गाजा सीजफायर के ऊपर। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंसीडर करके आप आंसर दीजिए। वेस्ट एशिया का जो एशियन इनिशिएटिव है, ओके, उसी के रिगार्डिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या एम करता है वो आप इससे निकाल सकते हैं। अब्राहम एकॉर्ड के रिगार्डिंग ये आर्टिकल सॉरी ये क्वेश्चन है। ओके, फिर इसमें आंसर कीज दिए गए हैं। अगला है इंडिया स्पेस मिशन एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो इंडिया का जो स्पेस मिशन है वो नॉर्थ ईस्ट में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ओके, तो इसमें हमें पहले तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसरो के क्या क्या अचीवमेंट्स है वो समझने जरूरी हो जाते हैं, जैसे अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम कैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है बाय 2035 लॉन्च करने वाले हैं। ओके, इंडियन क्रूड
लूनर लैंडिंग बाय 2040 होने वाला है। तो ये क्या है, एम्बिशियस अपकमिंग मिशन है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा की डेवलपमेंट्स। ओके, तो थर्ड जो लॉन्च पैड है एट श्रीहरिकोटा, उसके लिए 4000 करोड़ अप्रूव कर दिए गए हैं। ओके, स्पेस जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हमने स्पेडेक्स देखा था कि कैसे डॉकिंग अनडॉकिंग का जो मामला था वो कैसे उसमें हमने सफलता प्राप्त की है, तो वो सभी चीजें आप समझ सकते हैं। ओके, फिर चंद्रयान 4 मिशन आने वाला है। ओके, बाय ये लॉन्च होने वाला है इन 2027, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, तो इसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसरो का रोल दिखाया गया है। ओके, पूछा गया है, और कैसे हाउ कैन इंडिया हार्नेस इट्स स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप देखिए जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली जुड़ा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, लेकिन क्वेश्चन कौन से लाइन में पूछ रहे हैं हमें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लाइन से। तो इसमें जीएस पेपर 1 सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो रहा है, और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी भी इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सब टॉपिक जैसे स्टार्टअप एंड इनोवेशन। ओके, तो अभी जो भी स्टार्टअप के रोल है वो स्पेस सेक्टर में कैसा है वो हम देख सकते हैं। फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं, तो स्टार्टअप एंड स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन भी मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए स्पेस का क्या कनेक्शन है वो देख सकते हैं। जैसे एक सब टॉपिक है स्पेस एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए स्पेस एप्लीकेशन कैसे आपका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है। ओके, तो एक इसमें सेंटर खोला गया है मेघालय में, तो नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ओके, NESAC। तो ये कैसे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में, ओके, अर्बन प्लानिंग में, फॉरेस्ट मैपिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में कैसे मदद कर रहा है, तो ये चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, तो इसका एक सोशियो इकोनॉमिक पहलू, एक डेवलपमेंटल पहलू भी आ जाता है, ठीक है ना। तो प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन आप इससे देख सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन लेवरेजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर रीजनल ग्रोथ। तो रीजनल ग्रोथ के साथ स्पेस को जोड़ दिया गया है, तो आपको लगेगा कि स्पेस रीजनल ग्रोथ में कैसे मददगार हो सकता है, तो ये जो भी मेंशन की है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मेंशन किए गए हैं। तो डिस्कस द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो दूर से सेंस कर सकता है एक जगह को, ओके, तो वो कैसे मदद कर सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने ली है, इनिशिएटिव्स लिए हैं, कैसे एजुकेशन में स्पेस रिलेटेड चीजें पढ़ाई जा रही है। ओके, स्टूडेंट्स को कैसे नर्चर किया जा रहा है स्पेस साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ओके, और प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेंशन कर दी गई है। तो इसमें एथिकल डायमेंशंस भी आ गया है कि कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं स्पेस बेस्ड बेनिफिट अक्रॉस ऑल द रीजन, कि बस एक रीजन में ही स्पेस रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की गई है, दूसरे रीजन में नहीं है, तो ये क्या करेगा, अनइवन डेवलपमेंट करेगा, तो उसको भी दूर करना जरूरी है। ओके, क्योंकि ये अनएथिकल हो जाएगा। और फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो स्पेस मिशन के बारे में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में एक क्वेश्चन है, स्टार्टअप इन स्पेस के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आंसर की इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। आगे देख सकते हैं हिस्टोरिक जूनबिल मेला। ओके, तो ये एक बहुत ही फेमस बार्टर सिस्टम से रिलेटेड एक मेला है। ओके, एक मेला मतलब एक फेस्टिवल काइंड ऑफ है, तो उसको हम समझ सकते हैं फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, ये है तो स्पेशली आसाम से, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। ओके, कि जो बार्टर सिस्टम है वो एक बहुत एज ओल्ड प्रैक्टिस है, और आज के मॉडर्न इकोनॉमी में भी, आज के मॉडर्न सोसाइटी में भी ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, यूपीएससी के लिए भी। तो इंडियन कल्चर के जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव से ये समझ सकते हैं। ओके, कि हमारे देश में कौन से फेस्टिवल्स हैं एंड ट्रेडिशंस है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी जूनबिल मेला जो हमारा इधर मकर संक्रांति होता है उसी समय पे होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट पे होता है वो है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, असम का मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, और गुवाहाटी से इसका दूरी 30 किलोमीटर है। ओके,
और इट इज नोटेबल फॉर प्रिजर्विंग द बार्टर सिस्टम, और इसी के अलावा ये फोस्टरिंग कल्चर यूनिटी को भी आगे बढ़ाता है। ओके, ट्रेडिशनल जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको भी एक होल्ड करके रखा है। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की फीचर इसमें देख सकते हैं, बार्टर सिस्टम है, कम्युनिटी का यूनिटी है, ट्रेडिशनल गवर्नेंस को अभी तक होल्ड करके रखा गया है, वो समझ सकते हैं। तो प्रोबेबल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें। ओके, डिस्कस द रोल ऑफ फेस्टिवल्स लाइक जूनबिल मेला इन प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड फॉस्टरिंग यूनिटी अमंग कम्युनिटीज, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और पास्ट में भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल नेचर के क्वेश्चन है। आप देखिए कैसा क्वेश्चन आया था कि आपका डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स इन प्रिजर्विंग द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। ओके, तो जो भी हमारा ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वो हमारा कल्चर को कैसे प्रिजर्व कर रहा है, कैसे पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, वो चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जूनबिल मेला में क्या किया जाता है आपका, इसमें मेंशन किया गया है कि यूज ऑफ बैम्बो हट्स, ओके, नेचुरल डेकोरेशंस किया जाता है। ओके, कोई भी आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं की जाती है। प्रमोशन ऑफ लोकली सोर्स्ड प्रोडक्ट, ओके, ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स। तो ये चीजें क्या है, हमारे एनवायरमेंट के कंजर्वेशन में और सस्टेनेंस में मददगार हो सकती है। ठीक है ना। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, ये जो भी मॉडल है कैसे इको फ्रेंडली है, वो हम एग्जाम में क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे के सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन दे दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइबल गवर्नेंस एंड लीडरशिप के बारे में हम देख सकते हैं। ओके, फिर प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। बाकी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है कि कैसे हम एथिक्स इन प्रिजर्विंग कल्चर, ओके, कैसे कल्चर को प्रिजर्व करके जो सोसाइटी का एथिक्स है उसको हम बचा सकते हैं, वो इसमें मेंशन किया गया है। कैसे हमारे जो वैल्यूज है, ओके, हमारी जो ट्रेडिशंस है वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी ये जूनबिल मेला के रिगार्डिंग प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बार्टर सिस्टम के रिगार्डिंग है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी रिगार्डिंग है, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा अपने ओर से। ओके, नेक्स्ट है द आर्टिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी। तो ये ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बारे में मेंशन किया गया है, जो एक कल्चरल आइकॉन है आसाम के। ओके, तो इनको द फादर ऑफ असमीज सिनेमा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो आसाम का पहला सिनेमा है जयमती, वो 1935 में बनाया था। और इंद्रोमालती इनका सेकेंड फिल्म था जो 1939 में बनाया गया था। ओके, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, जैसे सोनित कोरी, कारेंगोर लिगिरी, रूपाली। ओके, तो इन सब के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो ये स्पेशली, ओके, ज्यादातर ये टॉपिक जो है एपीएससी में पूछा जाता है। ओके, बाकी यूपीएससी के लिए भी थोड़े बहुत फैक्ट जरूरी हो सकते हैं। ओके, कि क्या ऐसा एक कल्चरल फिगर भी आसाम में रह चुके हैं, तो ये हम जान सकते हैं इससे। ओके, बाकी इसमें जो भी चीजें मेंशन की गई है एपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, प्रोबेबल क्वेश्चन भी इसमें दिखा दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन जनरल नेचर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जैसे एनालाइज द रोल ऑफ रीजनल आर्ट एंड सिनेमा इन प्रिजर्विंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। ओके, डिस्कस हाउ इंडियन सिनेमा रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल इथोस ऑफ द नेशन। तो ये सभी चीजें हम जान सकते हैं। इसके बाद ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ये जो भी कल्चर है उनको प्रिजर्व करने के लिए। ओके, प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, बाकी इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, रिगार्डिंग सिनेमा है, कल्चरल लेगेसी है, रिगार्डिंग शिल्पी दिवस है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ आज का हमारा जो भी न्यूज़पेपर डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर से नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।